नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 7 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के कृष्ण पक्ष पंचमी। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साल 1948 में आज ही के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना हुई थी। इसी वजह से हर साल इस दिन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका संदेश साफ है, स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी पूंजी है। और साल 1969 में आज ही के दिन दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है, जब पहला नेटवर्क ARPANET शुरू हुआ। इसी तकनीक से आगे चलकर मॉडर्न इंटरनेट बना, जो आज हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है, चाहे कम्युनिकेशन हो, पढ़ाई हो या ऑनलाइन वर्क हो। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। देश में फ्यूल सप्लाई को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। HPCL ने बताया है कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई पूरी तरह अनइंटरप्टेड बनी हुई है। 1 से 5 अप्रैल के बीच पेट्रोल की 132.81 TMT और डीजल की 277.64 TMT सेल्स दर्ज हुई हैं, जो स्टेबल डिमांड और नॉर्मल सप्लाई को दिखाती हैं। इस दौरान करीब 30,994 टैंकर्स डिस्पैच किए गए, ताकि हर जगह टाइमली डिलीवरी हो सके। अब LPG की बात करें तो इसी अवधि में 62,83,000 सिलेंडर्स डिलीवर किए गए, यानी सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल बनी हुई है। साथ ही 5 किलो के 1,05,000 से ज़्यादा सिलेंडर्स और 2 किलो के 10,000 से ज़्यादा सिलेंडर्स भी दिए गए, ताकि हर वर्ग तक गैस आसानी से पहुंचे। सबसे खास बात यह है कि 96% से ज़्यादा LPG बुकिंग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रही हैं और डिलीवरी DAC यानी OTP सिस्टम से सिक्योर की जा रही है। यानी साफ है, HPCL लगातार सप्लाई चेन को मजबूत बनाए हुए है और लोगों तक फ्यूल पहुंचाने में कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने LPG को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। अब 5 किलो वाले छोटे LPG सिलेंडर की बिक्री बढ़ा दी गई है। ये सिलेंडर अब LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास आसानी से मिल रहे हैं और इन्हें खरीदने के लिए सिर्फ वैलिड ID चाहिए, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। 23 मार्च से अब तक करीब 6,60,000 ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं, यानी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं सप्लाई भी पूरी तरह नॉर्मल है। 4 अप्रैल को ही 51 लाख से ज़्यादा घरेलू सिलेंडर डिलीवर किए गए और 95% बुकिंग ऑनलाइन हुई है। सरकार ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं है, इसलिए पैनिक बाइंग से बचें। PNG कनेक्शंस भी बढ़ाए जा रहे हैं। 3,60,000 घरों में गैस पहुंच चुकी है और 3,90,000 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। साथ ही ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती, 50,000 सिलेंडर जब्त और कई डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कार्रवाई की गई है। यानी साफ है, सरकार सप्लाई और मॉनिटरिंग दोनों पर पूरी नज़र बनाए हुए है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत सरकार ने बड़ा भरोसा दिया है। देश में फूड ग्रेन्स और इसेंशियल आइटम्स की कोई कमी नहीं है। सरकार के मुताबिक देश में करीब 602 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल का बफर स्टॉक मौजूद है, यानी सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। पल्सेज यानी दालों का प्रोडक्शन भी पिछले साल से ज़्यादा हुआ है और जरूरी सामान की कीमतों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। सरकार लगातार मार्केट और सप्लाई पर नज़र बनाए हुए है, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। वहीं शिपिंग सेक्टर से भी राहत की खबर है। ग्रीन सांघवी और ग्रीन आशा नाम के LPG वेसल्स सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं। अभी भी 16 इंडियन शिप्स और 433 सिफरर्स गल्फ में मौजूद हैं और सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। LPG सप्लाई भी मजबूत बनी हुई है। हर दिन करीब 50 लाख सिलेंडर्स की डिलीवरी हो रही है और 97% बुकिंग ऑनलाइन हो चुकी है। इसके अलावा अब तक 1,777 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें 895 स्टूडेंट्स शामिल हैं। यानी साफ है, सरकार हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी है, ताकि देश में सप्लाई और नागरिकों की सुरक्षा दोनों बनी रहे। आसाम में चुनावी माहौल के बीच PM नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आसाम के हर जिले का विकास NDA की टॉप प्रायोरिटी है। होजाई में रैली को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके समय में राज्य का विकास रुक गया था और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर था। उन्होंने कहा कि BJP सरकार आने के बाद आसाम में बिजली व्यवस्था मजबूत हुई है और राज्य अब पावर जनरेशन में मॉडल बन रहा है। PM मोदी ने बताया कि बिजली की बेहतर उपलब्धता से इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और युवाओं के लिए जॉब्स के मौके बन रहे हैं। मोरी गांव में बनने वाले सेमीकंडक्टर प्लांट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और EV सेक्टर में नए अवसर मिलेंगे। वहीं बारपेटा रैली में PM मोदी ने भरोसा जताया कि BJP लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी और आसाम को सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा। यानी साफ है, आसाम में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर चुनाव का बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
कल बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मूल मंत्र हमेशा नेशन फर्स्ट रहा है और यही सोच पिछले 47 सालों से पार्टी को आगे बढ़ा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत और डेडिकेशन की सराहना की और कहा कि उन्हीं के प्रयासों से पार्टी देश के हर कोने तक पहुंची है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इसी जोश और सेवा भाव के साथ देश के विकास में योगदान देते रहें। यानी साफ है, बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर अपने मूल सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं की भूमिका को याद कर रही है। अफगानिस्तान में बाढ़ और भूकंप से पैदा हुए संकट के बीच भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने वहां ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिसास्टर रिलीफ यानी HADR सामग्री भेजी है, जिसमें किचन सेट्स, हाइजीनिक किट्स, प्लास्टिक सीट्स, टारपॉलिन और स्लीपिंग बैग्स शामिल हैं। इन जरूरी सामानों का मकसद है आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाना और उनके रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाना। भारत ने साफ कहा है कि वह अफगानिस्तान के लोगों के साथ इस कठिन समय में खड़ा है और हर संभव मदद जारी रखेगा। यानी यह कदम सिर्फ सहायता नहीं बल्कि एक मजबूत दोस्ती और मानवता का संदेश भी है। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर एक अहम डिप्लोमेटिक अपडेट सामने आया है। भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच बिलैटरल इंगेजमेंट को मजबूत करने पर चर्चा हुई। खासकर पीपुल सेंट्रिक कोऑपरेशन पर जोर दिया गया, यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स पर बात हुई जो सीधे दोनों देशों के लोगों को फायदा पहुंचाए। भारत की तरफ से यह भी साफ किया गया कि दोनों देश म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट के आधार पर आगे मिलकर काम करेंगे। साथ ही इंडिया ने एक पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अपनाने की बात कही है। यानी साफ है, इंडिया और बांग्लादेश अपने संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जन विश्वास बिल 2026 के जरिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब सैकड़ों कानूनी प्रावधानों में सुधार किया गया है। इस बिल की सबसे बड़ी खासियत क्या है वो समझिए। अब छोटी गलतियों पर जेल की सजा नहीं होगी बल्कि सिविल पेनाल्टी यानी जुर्माना लगाया जाएगा। कई मामलों में पहली गलती पर सिर्फ वार्निंग दी जाएगी ताकि लोगों को अनावश्यक कानूनी परेशानी से बचाया जा सके। साथ ही कई प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है जिससे कॉम्प्लायंस करना अब पहले से ज़्यादा सरल होगा। यानी सरकार पनिशमेंट से ज़्यादा ट्रस्ट और ईज पर फोकस कर रही है। यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। देश के ऑटो सेक्टर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पिछले वित्तीय वर्ष में ऑटो रिटेल इंडस्ट्री ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है। फाडा के आंकड़ों के मुताबिक इंडस्ट्री ने 13.30% की बढ़ोतरी हासिल की है और टोटल 2,96,71,000 व्हीकल्स की बिक्री हुई है। यानी डिमांड लगातार बढ़ रही है और मार्केट तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। अब सबसे खास बात यह है कि इंडस्ट्री अब 3 करोड़ यूनिट्स के सालाना आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है। इसका मतलब है कि भारत का ऑटो सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है और इकोनॉमी में इसका योगदान भी बढ़ रहा है। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन से एक ऐतिहासिक अपडेट सामने आया है। चारों एस्ट्रोनॉट्स अब मून की ग्रेविटी के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। यानी अब यह मिशन अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गया है, जहां क्रू जल्द ही मून के उस हिस्से पर जाएगा जिसे फार साइड कहा जाता है और जो अर्थ से दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एस्ट्रोनॉट्स अब इतिहास के सबसे दूर जाने वाले इंसान बनने वाले हैं, क्योंकि वे अर्थ से करीब 2,52,757 माइल्स दूर पहुंचेंगे, जो अपोलो 13 के पुराने रिकॉर्ड से भी ज़्यादा है। इस दौरान कम्युनिकेशन भी कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा क्योंकि मून बीच में आ जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स मून के डार्क साइड से रेयर तस्वीरें भी लेंगे और एक अनोखा नज़ारा देखेंगे जहां दूर से अर्थ बहुत छोटा दिखाई देगा। यानी साफ है, आर्टेमिस 2 मिशन स्पेस हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख रहा है और फ्यूचर मून मिशंस के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। वेस्ट एशिया वार अब तक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान में हुआ है, जहां 3540 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें 1600 से ज़्यादा आम नागरिक और 244 बच्चे शामिल हैं। लेबनान में भी हालात गंभीर हैं। यहाँ 1461 लोगों की मौत हुई और कई हिजबुल्लाह फाइटर्स भी मारे गए हैं। इराक में 108 लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल में मिसाइल हमलों से 19 नागरिक और 10 सैनिक मारे गए। यूएस के 13 सैनिकों की भी जान गई है और कई घायल हुए हैं। यूएई, कुवैत, कतर, सीरिया और सऊदी अरबिया जैसे देशों में भी कई लोगों की मौत की खबर है। यानी यह कॉन्फ्लिक्ट पूरे रीजन में फैल चुका है। यानी साफ है, यह युद्ध अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक अहम डिप्लोमेटिक पहल सामने आई है
ओमान और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत हुई है। यह वही अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% ऑयल शिपमेंट्स गुजरते हैं, लेकिन अभी यह रूट काफ़ी हद तक प्रभावित है। दोनों देशों के ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स ने मिलकर सेफ नेविगेशन बहाल करने के विकल्पों पर चर्चा की है ताकि जहाज़ों की आवाजाही फिर से नॉर्मल हो सके। आपको बता दें कि यूएस और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने शिपिंग को टारगेट किया था, जिससे गल्फ रीजन में ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सप्लाई प्रभावित हुई। ईरान ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि वार के बाद नए मैरीटाइम रूल्स बनाए जाएं और यूएस व इजराइल के जहाज़ों पर रोक लगाई जा सकती है। यानी साफ है, ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई के लिए यह बातचीत बेहद अहम है और इसके नतीजे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल सकते हैं। वेस्ट एशिया वार में अब हालात और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो तेहरान पर भयंकर हमला किया जाएगा। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट है, जहां से करीब 20% ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई गुजरती है। पिछले 5 हफ्तों से यूएस और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, जिसका मकसद न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल ताकत को खत्म करना बताया जा रहा है। इसी बीच ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। गल्फ देशों में ऑयल फैसिलिटीज और शिप्स को निशाना बनाया गया है। तेहरान में ताज़ा हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत की खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने एक हाई रिस्क मिशन की भी जानकारी दी, जिसमें यूएस कमांडोज ने ईरान के अंदर जाकर एक फंसे हुए सैनिक को रेस्क्यू किया। हालांकि दूसरी तरफ सीज फायर की भी चर्चा चल रही है, जहां 45 दिन के युद्ध विराम पर बातचीत की खबर सामने आई है। यानी साफ है, एक तरफ युद्ध तेज हो रहा है और दूसरी तरफ बातचीत भी जारी है, जिससे हालात और भी ज़्यादा अनिश्चित बन गए हैं। वेस्ट एशिया वार अब और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान ने अब खुली चेतावनी दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर वेलायाती ने कहा है कि अगर सिविलियन टारगेट्स पर हमले जारी रहे तो जवाब पहले से कहीं ज़्यादा भयंकर होगा। इतना ही नहीं, ईरान ने बब एल मंडेब स्ट्रेट को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है, जो ग्लोबल शिपिंग का एक बेहद अहम रूट है। यह वही चेक पॉइंट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है और दुनिया के बड़े हिस्से का ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई दोनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स, ब्रिजेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा। यानी साफ है, दोनों तरफ से अब सीधी धमकियां दी जा रही हैं और हालात तेजी से फुल स्केल वार की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। आज सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिसका सीधा असर निवेशकों और खरीदारों पर पड़ रहा है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 14,900 से 15,000 रुपये प्रति ग्राम के आसपास चल रही है। यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,49,000 से 1,50,000 रुपये में कारोबार कर रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इसकी कीमत आज 260 से 280 रुपये प्रति ग्राम के बीच बनी हुई है। यानी 1 किलो चांदी करीब 2,60,000 से 2,80,000 रुपये तक पहुँच गई है। बाजार खुलते ही दोनों धातुओं में गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और डॉलर की मजबूती मानी जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।